नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे हम। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बीएससी पार्ट फर्स्ट, उसमें अपना चल रहा था मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत चल रहा था। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये चल रहा था। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। भाई, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है? इसमें अपन कोई भी साध्य या जो कथन होता है उसको विशेष स्थितियों में सत्य होने पर, अगर वो साध्य या कथन है वो व्यापक स्थिति में भी सत्य हो तो उसे गणितीय आगमन का सिद्धांत कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले जो भी अपने को कथन दिया गया था उसको Pn नाम देते हैं। फिर उसके बाद में बताते हैं कि दिया गया कथन n=1 के लिए सत्य है, n=2 के लिए सत्य है, तो n=m के लिए अपन अपनी तरफ से सत्य मान लेते हैं और n=m+1 के लिए सत्य बता देते हैं। तो वो फिर अपन बोल देंगे कि दिया गया कथन है वो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ सब ठीक है, ओके। अब कंटिन्यू करते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सिद्ध करो कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य होता है। चलो ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये आया हुआ भी है अपने एग्जाम में। क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं सिद्ध करो कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाजित होता है। 9 से विभाजित होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लेनी है और उनके घनों का योग 9 से विभाजित होता है। ये अपना क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आपको 3 क्रमागत प्राकृत संख्या माननी है और उसके बाद में उनके घन करने हैं, उनके घनों का योग बताना है। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन पार्ट पे। अगर अपन दोस्तों चले सॉल्यूशन पार्ट पे, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं माना 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं माना 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? n-1, n+1 है। मान लो 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, वो हैं n-1, n+1 है। अतः इनके घनों का योग करो। n-1 का घन करो, n का घन करो और n+1 का घन करो और इनका योग करो और उस योग को दर्शा दो। मान लो किससे? Pn से दर्शा रहे हैं। घनों का जो योग कर रहे हैं उसको किससे दर्शा रहे हैं? Pn से। तो अपने को ये बताना है कि 3 क्रमागत जो आपने प्राकृत संख्या ली उनके घनों का योग Pn जो है वो 9 से विभाजित है। ठीक
ठीक है। अब सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले तो सबसे पहले लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए बताना है, n बराबर 2 के लिए बताना है। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए। अच्छा, तो ये जो Pn आएगा, अच्छा 9 से विभाजित है, चलो ये n 3 क्रमागत जो प्राकृत संख्या है उनके घनों का योग 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है तो कुछ 9 लैम्बडा के बराबर मान लूँ मैं। अरे भाई कोई भी संख्या जैसे 27 है, 27 9 से विभाजित है तो 27 को 9 लैम्बडा लिखो, वे यार लैम्बडा का मान कितना लिख दो 3। जैसे 54 है, 9 से विभाजित है तो 9 लैम्बडा लिखो, लैम्बडा का मान लिख दो 6। तो आप लिख सकते हैं ना ऐसा। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कहीं पे काम में आ जाएगा ये। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड का तो कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। तो n बराबर 1 के लिए इसमें n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 के लिए आप रखोगे तो 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस ये बन जाएगा P1, 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब। तो कुल मिला के ये जो मान आया ये 0, ये 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 9। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n बराबर 1 के लिए जो P1 बना, P1 का मान 9 बना और वो 9 से विभाजित है, अर्थात दिया गया कथन है Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। जो दिया गया कथन Pn है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। चलो n बराबर 1 के लिए सत्य है तो अब n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। मैं लिखूंगा n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए जो कथन बनेगा वो कितना बनेगा P2, n बराबर 2 के लिए P2। तो 2 रखो भैया, 2 माइनस 1, तो लिखूंगा 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 1 का क्यूब। बताओ कितना बना, ये बना 1, ये बना 8 और ये बना 27, तो कितना बना 36। बताओ 9 से विभाजित है या नहीं है, विभाजित है ना, 9 से विभाजित है, इसका मान 36 बना। तो मैं लिख दूंगा अर्थात दिया गया कथन Pn n बराबर 2 के लिए भी क्या है सत्य है, अर्थात दिया गया कथन Pn n बराबर 2 के लिए भी अर्थात दिया गया कथन Pn n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है। अब मैं मान लेता हूँ कि माना कि जो कथन है वो n बराबर m के लिए भी सत्य है, तो n बराबर m के लिए मान लेंगे और m प्लस 1 के लिए बता देंगे। ऐसा ही होता है। क्या लिखेंगे अपन है, माना कि दिया गया कथन Pn, माना कि दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए सत्य है। माना कि दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है। तो बताओ n बराबर m के लिए ये जो कथन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा Pm, n बराबर m मैं रखूँगा यहाँ, तो
तो वो बन जाएगा m-1 का होल क्यूब प्लस m-1 का होल क्यूब प्लस m क्यूब प्लस m+1 का होल क्यूब बराबर कुछ 9 लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है, बराबर कुछ 9 लैम्डा मान लिया। माना कि दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है। तो n बराबर m रखने के बाद में मैंने इसको कितना मान लिया, 9 लैम्डा मान लिया। और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कथन है वो n, जैसे n बराबर m के लिए सत्य है तो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा। तो मैं लिख देता हूँ, हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा, n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा। अतः अब भाई n की जगह m+1 रखो यहाँ, तो बताओ n की जगह m+1 रखोगे तो वो बनेगा m+1 - 1 का क्यूब प्लस इस n की जगह m+1 रखो m+1 का क्यूब, और इस n की जगह भी m+1 रखो तो m+1 + 1 का क्यूब। ये जो भी बन के आता है इस पूरे को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में ये जो भी बन के आता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो बताओ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ m³, ये बन गया m+1 का होल क्यूब, और ये बन गया m+2 का होल क्यूब। दोस्तों एक काम करें, इन दोनों का m³ और m+1 का होल क्यूब, इसका मान इक्वेशन 2 से रख दूं, तो इसका मान इक्वेशन 2 से रखूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 से रखूंगा तो बताओ कितना रखूंगा, 9 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा में ये घटाना है, इसको आप राइट साइड में लेके आओगे तो बताओ कितना लिखोगे, m-1 का होल क्यूब। 9 लैम्डा माइनस m-1 का होल क्यूब। ये तो आपने इसकी जगह ये जो ब्लैक में लिखा है वो तो इक्वेशन 2 से लिखा है, और ये प्लस का कितना है, m+2 का होल क्यूब। लिख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 2। ये जो बना इसको लिख दिया 9 लैम्डा प्लस, इसको लिख देता हूँ m+2 का होल क्यूब माइनस m-1 का होल क्यूब। इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में लिखता हूँ a³ - b³। इसका फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए। तो a - b का ये फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग इसको तो a मान लो और इसको b मान लो, तो a³ - b³ हो गया ना। तो ये बना 9 लैम्डा प्लस, सबसे पहले लिखो a - b। a - b करोगे तो a तो ये रहा, माइनस b करोगे तो माइनस का m, और ये माइनस माइनस प्लस a - b इंटू, भाई ये जो नीचे लिख रहा हूँ वो ऊपर वाले के गुणा में है, a² मतलब इसका स्क्वायर m+2² प्लस ab, इसको और इसको गुणा करो, a² + ab प्लस b² करोगे तो m-1 का होल स्क्वायर, m-1 का होल स्क्वायर। ये पूरा और ये पूरा का पूरा गुणा में, इसको ऐसे खोला है अपन ने। आप लिखोगे 9 लैम्डा प्लस, ये बन गया m तो कट गया, ये बना 3, और इसके पूरा ये गुणा में, इसको खोलता हूँ मैं एक बार, m² + 4m + 4, इसको इससे क्या दो, m² माइनस का m प्लस का 2m तो प्लस का m, और माइनस का 2 प्लस, इसको खोला
एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये बना 9 लैम्बडा प्लस। अच्छा, इसको शुरू में 9 लैम्बडा मत मानना, यहाँ से मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अगर यहाँ आप 9 लैम्बडा यहाँ लिख भी दो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वरना यहाँ मान लेना आप। ये बना 3 एम स्क्वायर बना 3m स्क्वायर, 4m 5m में 2m गया तो 3m, 4 5 में 2 गया तो 3। इस पूरे को सोल्व करने से बना, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 9 लैम्बडा प्लस 3 बार कॉमन आया तो 9 एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और इस पूरे में 9 कॉमन ले लो तो ये बना लैम्बडा प्लस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो इसको लिख दिया 9 म्यू। इस पूरे को नाम म्यू दे दिया, वी आर म्यू बराबर लैम्बडा प्लस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो जब आपने n बराबर m प्लस 1 रखा, जब आपने दिए गए कथन में n बराबर m प्लस 1 रखा तो ये 9 म्यू आ गया। इसका मतलब ये जो कथन है वो भी 9 से विभाजित है, यही निकला ना। अतः स्पष्ट है कि कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी, अतः स्पष्ट है कि कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः स्पष्ट है कि कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसको उतारिए, फिर मैं एक लाइन और लिखनी है बस इसमें केवल, और इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, उतारिए इसको। अच्छा, अब क्या कौन सा क्वेश्चन बताइए इसके अलावा? आप कॉपी कीजिए इसको, फिर अपन आगे चले। ओके, चलो ठीक है। तो दिया गया कथन है वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। हटा देता हूं अब इसको। लिखूंगा मैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। प्रत्येक धन पूर्णांक लिख लो या नेचुरल नंबर। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन है वो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है, हटा देता हूँ इसको भी राइट कर लेना। जो वो क्वेश्चन चल रहा था पिछला भी अपन ने समझाया था कि भाई सिद्ध करो कि 3 क्रमागत जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके घनों का योग 9 से विभाजित होता है। उसी के अंदर ये लास्ट लाइन लिखनी है। इसको मैं हटा देता हूँ।
तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो कि 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक और पूर्णांक लेने हैं 2 या 2 से बड़े। एक मत ले लेना भाई, क्वेश्चन में दिया है के लिए 64 से विभाज्य है, के लिए 64 से विभाज्य है। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था अपन ने, 64 से विभाज्य है। पढ़ क्या रहे हैं अपन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। एक गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है कि 9 की पावर n माइनस 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 जो है वो 64 से विभाज्य है, ये बताना है अपने को। ओके, सॉल्यूशन पार्ट पे चले। लेकिन मेन चीज़ इस क्वेश्चन में दोस्तों ये है कि प्रत्येक पूर्णांक आपको लेना है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n बराबर 2 से स्टार्ट करना है। प्रूफ पार्ट में मैं क्या लिखता हूं, माना कि दिया गया कथन Pn है, तब मान लो ये जो दिया गया कथन Pn है, तो बताओ Pn का मान कितना हुआ। Pn का जो मान हुआ वो 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1, ये अपना Pn का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो दिया गया कथन है वो Pn है। सबसे पहले तो n बराबर 2 के लिए बताएंगे, क्योंकि इसमें n बराबर 1 के लिए ले नहीं सकते हैं, क्वेश्चन में ही लिखे दिया है। तो लिखेंगे n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए अपन बात करना चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, n बराबर 2 के लिए लिखूंगा P2, और P2 का मान कितना हुआ 9 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, तो 81 माइनस 16 माइनस 1 कितना बना 64, ये बना 64। तो बताओ ये जो P2 बना वो 64 से विभाज्य हो गया ना, तो मैं लिखूंगा अतः दिया गया कथन Pn अतः दिया गया कथन Pn n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है। ओके, अब n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए तो कर ही नहीं सकते थे, n बराबर m के लिए मान लो। तो लिख दूंगा माना कि दिया गया कथन Pn किसके लिए बताओ, माना कि दिया गया कथन Pn n बराबर m के लिए भी सत्य है। माना कि दिया गया कथन Pn n बराबर m के लिए भी सत्य है, मान लो कि ये कथन जो Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है, तो मैं लिखूंगा अर्थात आप n बराबर m रखो इसमें, तो ये बनेगा
वो कितने बनेगा, ये बनेगा n बराबर m रखने से pm, और ये बना 9 की पावर m माइनस 8m माइनस 1, और कथन pm n बराबर 2 के ले सकते हैं, n बराबर m के ले सकते हैं, मान रहे हैं तो ये मैं मानूंगा n बराबर m के लिए 64 से विभाज्य है, तो लिख दिया मैंने 64 लैम्डा लिख दिया कुछ। ओके, 64 से विभाज्य है तो 64 लैम्डा लिख दिया, और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। लैम्डा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन 64 से विभाज्य होगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो भी लिख देता हूँ। हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn, हमें सिद्ध करना है कि जो कथन Pn है वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा, m+1 के लिए भी सत्य होगा। हमें ये सिद्ध करना है कि जो कथन Pn है वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा। अब n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा तो कैसे होगा, देखिए आप एक बार इसको, मैं ये जो इक्वेशन दिया था उसमें n बराबर m+1 रखूँगा, तो मैं लिखूँगा Pm+1 कैसे बनेगा, जब आप इसमें n बराबर m+1 लिखोगे तो 9 की पावर m+1 माइनस 8 m+1 और -1। ओके, आपने n की जगह m+1 लिख दिया तो ये बना। अब देखो इसको सोल्व करता हूँ तो इसको लिखूँगा 9 की पावर m इंटू 9 माइनस 8m माइनस 8 माइनस 1। ये जो 9 की पावर m है, इस 9 की पावर m का मान यहाँ से लिखता हूँ। 9 की पावर m बराबर 64 लैम्बडा, इसको राइट साइड में ले आऊँगा तो +8, तो 9 की पावर m को लिख रहा हूँ 64 लैम्बडा प्लस 8m, भाई इसको राइट साइड में ले आए तो 8m और इसको भी राइट साइड में ले आए तो +1। ये तो गुणा हो रहा है 9 से, 9 की पावर m की जगह तो ये और 9 पैसे माइनस 8m और 8 और 1 9, तो ये बना 64 लैम्बडा इंटू 9 प्लस 9 अंटे 72m प्लस का 9 माइनस का 8m और माइनस 9 तो कैंसिल, तो ये बना 9 इंटू 64 लैम्बडा, 9 इंटू है और ये 72 में 8 गया तो 64 m, मैंने 64 को कॉमन ले लिया तो ये बना 9 लैम्बडा प्लस m, 9 लैम्बडा प्लस m। अब 9 लैम्बडा प्लस m का मान कुछ भी हो, 9 लैम्बडा प्लस m का मान कुछ भी हो, बताओ ये जो संख्या ये Pm+1 बना है वो 64 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। मैं लिख दूंगा कि अतः स्पष्ट है कि कथन कौन सा, ये कथन Pm+1 भी क्या है, Pm+1 भी सत्य है। कथन Pm+1 भी सत्य है तो मैं लिख दूंगा गणितीय आगमन का सिद्धांत लग जाएगा, अर्थात गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन Pn प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है, तो ये गणितीय आगमन का सिद्धांत लग गया। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है, और यहाँ पे अगर लिखना भी चाहो तो भाई ये लैम्बडा और m है वो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, और नेगेटिव इंटीजर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व किया है,
तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में अपन गणितीय आगमन के सिद्धांत को समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत होगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोला जाता है। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चंस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके 1.3 के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। एग्जाम्पल जो मैंने करवाए हैं वही करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4 और 5 तो ये कर लेना। इसके अलावा कर लेना 7, 8, 9, 10, 11, 13, बहुत हैं। इतने क्वेश्चन आप कर लेना इसके, ये अपने 1.3 में अपनी बुक में दे रखें। और इन क्वेश्चंस में दोस्तों अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे जिसमें आप एक नए टॉपिक के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट ही चलता रहेगा, जिसमें अपन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आविष्ट अपवर्जन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे मैथमेटिकल इंडेक्शन का आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा कन्फर्म आता है, वैसे ही एक क्वेश्चन हमेशा आविष्ट अपवर्जन का भी 101% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे और जहाँ पे लास्ट में अपन ने छोड़ा था, मैंने बोला था कि एक नए टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नया टॉपिक है वो लिखता हूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन या तो ऐसे लिख दो या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऐसे लिख दो। इसको हिंदी में बोला जाता है आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। क्या है आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत? देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को ये बताइए, जैसे मैं आपको आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप ये चीज़ जानते होंगे कि ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि भाई असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। असंयुक्त समुच्चय सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले पढ़ा है, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो असंयुक्त कहलाते हैं। जैसे ए बराबर मैंने लिखा 1, 2, 3 और बी बराबर लिखा मैंने 4, 5। ठीक है, तो बताओ ए यूनियन बी कितना लिखोगे? ए यूनियन बी आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5। सही है। अच्छा, ए की गणनीयता, ए में 3 एलिमेंट है तो इसकी गणनीयता 3 हो गई। बी में 2 एलिमेंट है तो बी की गणनीयता 2 हो गई। ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट है तो ए यूनियन बी की जो गणनीयता हो गई वो कितनी हो गई? 5। तो बताओ मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए यूनियन बी की गणनीयता बराबर ए की गणनीयता प्लस बी की गणनीयता। बताओ सही है या नहीं है? भाई ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, यूनियन किया तो 5वां एलिमेंट आ गए। ए की गणनीयता 3, बी की गणनीयता 2, ए यूनियन बी की गणनीयता 5। तो ए यूनियन बी की गणनीयता बराबर ए की गणनीयता प्लस बी की गणनीयता। सही है। अब ये तो सारा का सारा होता है असंयुक्त समुच्चय में। लेकिन मान लो कि यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं हो, यदि
समुच्चय असंयुक्त नहीं हो, यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं हो, असंयुक्त नहीं हो मतलब जैसे a बराबर मान लिया आपने 1 2 3 और b बराबर मान लिया आपने 3 4, सही है ना। तो बताओ a की गणनीयता कितनी है 3, b की गणनीयता कितनी है 2। आप a यूनियन b करो, भाई ये ऐसे युक्त नहीं है, ऐसे युक्त नहीं है मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। a यूनियन b करो तो 1 2 3 4, तो a यूनियन b की गणनीयता कितनी हुई 4। तो बताओ a यूनियन b की गणनीयता बराबर a की गणनीयता प्लस b की गणनीयता, सही है क्या? सही तो नहीं है। तो ऐसे केस में अभी तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें से a इंटरसेक्शन b की गणनीयता को घटा दिया जाता है। जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो a इंटरसेक्शन b निकालोगे, a इंटरसेक्शन b निकालोगे तो बताओ कितना आएगा 3, और a इंटरसेक्शन b की जो गणनीयता है वो कितनी है 1। इंटरसेक्शन b में एक एलिमेंट है, तो अब बताओ आप यहाँ लिखोगे 4 बराबर 2 प्लस 2 माइनस 1, 4 बराबर a की गणनीयता 3 प्लस 2 माइनस 1, सही हो गए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब समुच्चय असंयुक्त होते हैं, जब समुच्चय असंयुक्त होते हैं तो इनका जो योग नियम होता है, जब समुच्चय असंयुक्त होते हैं तो उन समुच्चयों के यूनियन में उपस्थित अवयवों की जो गणना होती है, भाई समुच्चय असंयुक्त है तो इनके यूनियन में कितने अवयव उपस्थित होंगे, इसको a के अवयवों को और b के अवयवों को सीधा जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि a यूनियन b में कितने अवयव आएंगे, सही है ना। भाई a के कितने अवयव हैं, b के कितने अवयव हैं, उनको जोड़ दो तो सीधा आप बता दोगे कि a यूनियन b में कितने एलिमेंट आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके समुच्चय है वो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है तो अच्छा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है योग नियम। क्या बोला जाता है इसको, योग नियम। तो आप बोलोगे कि अगर समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है संघ, इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना है वो योग नियम के द्वारा की जाती है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तब इनके यूनियन में, भाई ये जो योग नियम है, ये योग नियम, ये तो योग नियम है लेकिन ये योग नियम नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब समुच्चय असंयुक्त नहीं है तब इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में कुछ संशोधन किया जाता है। और वो संशोधन क्या किया जाता है कि a इंटरसेक्शन b का जो कार्डिनलिटी है उसको घटा दिया जाता है, और ये जो संशोधन होता है उसी को क्या कहा जाता है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। भाई जब समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए a इंटरसेक्शन b की कार्डिनलिटी को घटा दिया जाता है, और ये जो योग नियम तो इतना ही है, इसमें ये जो संशोधन होता है उसी को क्या कहा जाता है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ कि भाई आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है, फिर इसके आगे अपन चलेंगे दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, परिभाषा। डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी बोला है ना उसको लिखूंगा मैं सब कुछ। यदि समुच्चय असंयुक्त है तो यदि समुच्चय असंयुक्त हैं तो इनके संघ, संघ मतलब यूनियन, यदि समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, संघ में उपस्थित, यदि समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, अवयवों की गणना बताओ कैसे की जाती है, अवयवों की गणना योग नियम से की जाती है, योग
नियम से की जाती है, से की जाती है, योग नियम से की जाती है। मैंने बोला था ना कि भाई यूनियन में कितने उपस्थित होंगे अवयव, तो अगर समुच्चय ऐसे युक्त है तो ए में उपस्थित अवयव और बी में उपस्थित अवयवों को जोड़ लो तो उसको योग नियम कहा जाता है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना, इनके संघ में उपस्थित, परंतु यदि समुच्चय है वो असंयुक्त नहीं है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए, संघ में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में कुछ संशोधन किया जाता है। योग नियम में कुछ, या योग नियम में कुछ, यानी योग नियम में संशोधन किया जाता है, ऐसे लिख लो आप तो सीधा, संशोधन। परंतु यदि समुच्चय ऐसे युक्त नहीं है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में संशोधन किया जाता है। इसे ही ये जो संशोधन किया जाता है ना, इसे ही आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये एक तरीके से परिभाषा हो गई दोस्तों। परिभाषा क्या बोल रही है? परिभाषा ये बोल रही है कि समुच्चय असंयुक्त है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम से की जाती है, परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो इनके संघ में उपस्थित अवयवों की गणना करने के लिए योग नियम में संशोधन किया जाता है। इसे ही आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं। और एक थ्योरम में लिख देता हूँ कि ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं। इसको आपको प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला इम्पोर्टेंट प्रूफ है। याद भी आपको रखना है इस रिजल्ट को। यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो परिमित समुच्चय हैं तो ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी होती है, गणनीयता मतलब कार्डिनलिटी को गणनीयता बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट। ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी होती है वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी के बराबर होती है। ये एक थ्योरम है जिसको अपने को प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके प्रूफ पे अपन चलते हैं। सबसे पहले तो आप इसको उतार लीजिए। प्रूफ 8, ए और बी फाइनाइट सेट दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो वेन आरेख मैं आपको बताता हूं, इसको यूनिवर्सल लिख दो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बीच का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रूफ में मैं लिखूंगा कि दिया गया है कि ए व बी
परिमित समुच्चय है। अब देखो, आप इस पूरे को ए यूनियन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये जो पूरा अपना सेट लिखा हुआ है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। कौन कौन से भाग? भाई एक भाग तो ये ले लो आप, ये वाला। तो इस भाग को तो क्या नाम दिया जाएगा बताओ? इसको नाम दिया जाएगा बी डैश। बी डैश, बी डैश क्या होता है? बी के बार का। भाई इस बी के बार का तो बी डैश होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बोला जाता है। तो बी डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा, तो इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक ये वाला भाग, अरे ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का मतलब है बी के बार बार का सहारा, और बी के बार बार का जो सहारा है ये तो बी है। इस बी के बार बार के सहारे का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा, तो इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये बचा एक। इसको क्या कहा जाता है? भाई ए के बार बार का सहारा, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो तो उसको बोलूँगा मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने लाइन से दर्शाया है वो है ए इंटरसेक्शन बी। और एक बचा अपना, वो कौन सा है? ये वाला, ये रेड से जो मैं दर्शा रहा हूँ, और इसको तो सब लोग जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो ए यूनियन बी था मेरे पास, उसको मैंने 3 अलग अलग सेटों में डिवाइड कर दिया। जो ए यूनियन बी था, भाई ए और बी ये पूरा ए यूनियन बी था, मैंने इस ए यूनियन बी को 3 अलग अलग सेटों में डिवाइड कर दिया। उसमें ये वाला तो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ये बीच वाला है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं क्या लिखूंगा? परिमित समुच्चय है तब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में पहले तो ये वाला जो ब्लैक लाइनिंग में है वो तो कितना है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यूनियन, बीच वाला कितना है? ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, और उधर वाला कितना है? ग्रीन वाला ए डैश इंटरसेक्शन बी। बताओ दोस्तों, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, तीनों पार्टों का अगर मैं यूनियन ले लूँ तो पूरा का पूरा ए यूनियन बी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। इस वाले पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का यूनियन ले लिया तो मैंने ये वाला, और लिख दूंगा मैं कि यहाँ। अब बताओ, क्या इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? इनमें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। भाई ये वाला तो ये है, बीच वाला ये है, और ये वाला ये है। ये तीनों के तीनों जो सेट है वो असंयुक्त समुच्चय है। क्या है वो? तीनों के तीनों असंयुक्त समुच्चय है। मैं लिख दूंगा यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी, तीनों क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। ये तीनों असंयुक्त समुच्चय है। अब असंयुक्त समुच्चय है तो कार्डिनलिटी बहुत आसानी से अपन इसकी निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं तो मैं ये लिखूंगा, अतः देखो असंयुक्त समुच्चय तो इसकी कार्डिनलिटी ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी होगी? भाई इसकी कार्डिनलिटी है, ये तीनों असंयुक्त समुच्चय है तो योग नियम लगाओ। योग नियम क्या बोलता है? योग नियम ये बोलता है कि अगर ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं तो इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर ए में उपस्थित अवयवों की संख्या प्लस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो अब बताओ, ये तीनों असंयुक्त हैं तो मैं बोलूँगा इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी, और वो ही ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। और कौन से नियम से?
योग नियम से, मैं लिख दूंगा कौन से नियम से, योग नियम से। ओके फ्रेंड्स, इसको उतारिए, ऊपर वाला पार्ट को मैं हटा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़े। चलो, ये योग नियम से हो गया, ठीक है भाई। अगर तीनों सेट ऐसे युक्त होते हैं तो इनके यूनियन में टोटल एलिमेंट हैं वो अलग अलग एलिमेंटों का कार्डिनलिटी निकाल लो और उनकी अलग अलग जो सेट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी को जोड़ दो तो यूनियन की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाता है। अब देखो, क्योंकि ए भाई जो समुच्चय ए है, ए समुच्चय, उसके अंदर ए समुच्चय किससे बना हुआ है, एक तो इस वाले सेट से, एक तो ब्लैक वाले से, एक रेड वाले से। तो ब्लैक वाला तो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, रेड वाला कितना है, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो है इंटरसेक्शन बी डैश और ये रेड वाला है इंटरसेक्शन बी। और बताओ दोनों के दोनों ऐसे युग समुच्चय है या नहीं है, ये बिल्कुल है। बताओ इस समुच्चय में ब्लैक वाले और रेड वाले में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर इसकी कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा काम ए के साथ किया है वैसा का वैसा बी के साथ कर दो। तो मैं लिखूँगा बी बराबर देखो क्या है, ये रेड वाला तो है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ये ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट ग्रीन वाला कितना है, ए डैश इंटरसेक्शन है बी। ओके, अब ये रेड वाला और ग्रीन वाला ये दोनों के दोनों भी ऐसे युक्त हैं, तो ऐसे युक्त है तो फिर से योग नियम लगाओ और योग नियम से जो बी की कार्डिनलिटी होगी वो इन दोनों की कार्डिनलिटी का योग होगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। योग नियम से किया है, मैं लिखूँगा बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को मैं सोल्व करूँगा और 1, 2 और 3 को सोल्व करने से देखो क्या मिला। ये जो 1 है, इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना कि भाई ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी बराबर है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी, तो इसका मान तो उठा के मैं रखूँगा यहाँ से, तो इस पूरे की जगह है ए की कार्डिनलिटी में ए इंटरसेक्शन, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो बताओ इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जगह तो मान यहाँ से रख दिया। ये कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बना कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, अब ये ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है, बी की कार्डिनलिटी में इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी घटा दो, तो मैं ये लिखूँगा बी की कार्डिनलिटी में आप ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी को घटा दो। क्या किया है भाई, ये मान यहाँ से तो मान रखा है, इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से मान तो यहाँ रखा है और इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से ये इसका मान निकालकर b माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी ये निकालकर अपन ने यहाँ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या मिला कि इस टर्म से तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो ये बना a यूनियन b की कार्डिनलिटी बराबर a की कार्डिनलिटी प्लस b की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन b की कार्डिनलिटी। इस प्रकार से अपन ने ये जो थ्योरम की है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आई हुई है और शायद इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने सिद्ध किया है कि अपने जो सेट थे, जो ए और बी जो अपने को सेट दे रखे थे, सबसे पहले तो इन सेटों को मैंने असंयुक्त समुच्चयों के रूप में तोड़ा है। सबसे पहले तो ये जो सेट दिए थे ए और बी, इनको असंयुक्त समुच्चयों के रूप में तोड़ा है। असंयुक्त समुच्चयों के रूप में तोड़ने के बाद में मैंने
ए यूनियन बी लिखा, ए यूनियन बी में ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट। फिर ए में तो ब्लैक वाला और रेड वाला, इन दोनों का यूनियन, और दोनों ऐसे युक्त हैं, ऐसे युक्त है तो योग नियम लगा दिया, अलग अलग इनका सम किया और इसी प्रकार बी के अंदर कर दिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को उतारिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों बताइए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है वो करेंगे। ओके, आप कीजिए इसको। इसके आपकी भी थ्योरम है लेकिन फिर वो हो नहीं पाएगी। चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसके साथ में मैं अब जो थ्योरम है वो तो थोड़ी लेंथी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। एक मैथमेटिकल इंडेक्शन का इक्वेशन समझा देता हूँ इसके साथ में, कोई भी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसे इक्वेशन है 5 की पावर 1 5/2 5 - 1 5 × 4/4 5/4 5 × 25 6 6 × 5 = 30। आप दोस्तों एक तो ये कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें करेक्शन कीजिए। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें राइट साइड में आप 5/4 5 की पावर n-1 लिख दीजिए। इसी को समझा देता हूं मैं। एक 1.3 का अनसोल्व क्वेश्चन नंबर है 5। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। आप लिखना गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है 5 + 5 स्क्वायर 5 + 5 स्क्वायर ... 5 की पावर n बराबर है। यहाँ आप करेक्शन करके 4 कर लीजिएगा, जो आपकी किताब में यहाँ 2 दिया हुआ है उसकी जगह 4 कर लीजिएगा -1। चलो इसको सिद्ध करते हैं अपन गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से। तो प्रूफ पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या लिखा जाता है? जो भी अपने को कथन दिया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको Pn नाम दिया जाता है। तो मैं लिखूंगा माना कि दिया गया कथन
Pn है, तब ये जो कथन Pn है तो बताओ Pn का जो मान है मैं लिखूँगा ये 5, इसको ऐसे दर्शाते हैं 5² 5 की पावर n बराबर 5/4 5 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले तो n बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो n बराबर 1 के लिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म लेंगे तो मैं लिखूँगा n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वो तो बनी 5, और जो राइट हैंड साइड बनी वो कितनी बनी, n बराबर 1 आप रखोगे तो 5/4 5 की पावर 1 माइनस 1, तो ये बना दोस्तों 5। इसलिए बताओ क्या हुआ, LHS बराबर RHS। तो मैं बोल दूंगा कि दिया गया कथन है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात दिया गया कथन है, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब बात करेंगे अपन n बराबर 2 की, थोड़ा सा मैं ओके, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब इसके आगे जो बात करेंगे अपन n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए मैं क्या करूँगा भाई, n बराबर 2 के लिए आप n की पावर n बराबर 2 रखोगे तो आपको 2 टर्म्स का सम करना पड़ेगा। तो मैं LHS को तो लिख देता हूँ 5 + 5 की पावर 2, वो कितना बना 25 और 5 30, और जो RHS बना वो बना 5/4 5 की पावर 2 माइनस 1, तो 25 में गया तो 24, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। मैं लिखूँगा अर्थात LHS बराबर RHS, राइट। अतः दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, अतः दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। अब मैं लिखूंगा यहाँ, माना कि दिया गया कथन Pn, माना कि दिया गया कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, m के लिए सत्य है। माना कि दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात Pn में n बराबर m रखो तो ये Pm बनेगा, ये बनेगा 5 + 5 की पावर 2, इसको 1 लिख दो, कोई बात नहीं, 5 लिख दो, चाहे 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर n बराबर 4/5, n बराबर m के लिए कर रहे हैं ना, तो m 5 की पावर m माइनस 1, ठीक है। अब n बराबर m + 1 के लिए देखना है, ये तो n बराबर m के लिए तो सत्य मान लिया, n बराबर m + 1 के लिए
तो इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये जो है उसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये n बराबर m+1 के लिए देखोगे तो दोनों तरफ ये n बराबर m के लिए तो 5 की पावर m है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा लिखो। बताओ 5 की पावर m के बाद में जो टर्म आती है वो क्या आती है 5 की पावर m+1। तो 5 की पावर m+1 आप LHS और RHS दोनों साइड में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं ये लिखूंगा समीकरण 1 में दोनों तरफ है 5 की पावर m+1 है, जोड़ने पर दोनों तरफ 5 की पावर m+1 जोड़ने पर तो ये कितना बन गया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर m, 5 की पावर m+1 बराबर ये कितना है 4/5। सॉरी, अच्छा ये मिस्टेक हो गई ना यहाँ, सॉरी इसके लिए, ये 5/4 था, तो ये है 5/4, 5 की पावर m-1 और जोड़ा कितना 5 की पावर m+1, दोनों तरफ जोड़ा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इससे गुणा किया तो ये बना 5 की पावर m+1 बनेगा ही भाई, m ये रहा, 1 ये रहा और अपॉन 4 -5 इस 5/4 को इससे गुणा किया तो ये, और इसको इससे किया तो 5/4 और प्लस ये कितना है 5 की पावर m+1। इस पूरे से 5/4 को कॉमन ले लो, इस पूरे से 5/4 को कॉमन लोगे तो 5/4 को जब कॉमन लोगे तो यहाँ तो कितना बचा 5 की पावर m और यहाँ कितना बचा -1 और यहाँ कितना बचेगा। आप इस स्टेप को ऐसे क्यों लिखते हो, थोड़ा सा इसमें भाई इसको इससे गुणा किया तो 5 की पावर m+1/4 और एक ये रहा 5 की पावर m+1 और ये है -5/4, -5/4। इन दोनों में से 5 की पावर m+1 को कॉमन ले लो, तो 5 की पावर m+1 को कॉमन लोगे तो वो आएगा, यहाँ तो बचा 1/4 और यहाँ 1, ऐसे ही बचा ना। मैं 5 की पावर m+1 को कॉमन लिया तो ये 1/4 और 1 ये बचा 5/4। तो मैं लिखूँगा 5 की पावर m+1। बताओ इन दोनों का सम कितना होता है, इनका सम होता है 5/4, 4 और 1 5/4 -5/4 और 5/4 को कॉमन ले लो, 5/4 को कॉमन ले लिया तो ये बचा 5 की पावर, यहाँ तो कितना बचा m+1 और ये कितना है -1। तो बताओ दोस्तों, ये जो कथन Pn दिया था, अगर आप इसकी जगह n की जगह m+1 रखोगे तो इधर तो n की जगह m+1 रखोगे तो यहाँ तक चलोगे, और जब इधर n की जगह m+1 रखोगे तो ये तो 5/4, ये 5/4 आ गया, और यहाँ n की जगह m+1 रखोगे तो देखो ये m+1 आ गया और -1 ऐसे कैसे आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्थात दिया गया कथन है, जो Pn है वो n बराबर m+1 के लिए क्या है बताओ, n बराबर m+1 के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया कथन जो Pn है वो n बराबर m+1 के लिए सत्य है, और जब भी जो कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य होता है तो फिर लास्ट के अंदर क्या लिखा जाएगा, लास्ट में जो लिखना है उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉक्स में। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ये सबसे लास्ट में लिखना है जो बॉक्स में लिख रहा हूँ। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से
से दिया गया कथन Pn प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए या प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए धन पूर्णांक के लिए, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी है, ये लाइन तो याद हो ही जानी चाहिए, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है और अब बाकी का जो भी मैटर है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। गणितीय आगमन का एक सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन आपकी कन्फर्म एग्जाम में आता है और जो ये पहला चैप्टर है उसके अंतिम पड़ाव पे अपन आ गए हैं। जो अंतिम पड़ाव है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। आविष्ट अपवर्जन के सिद्धांत की मैंने परिभाषा भी आपको इस लेक्चर में बताई है और इसके अलावा एक थ्योरम भी मैंने करवाई है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी होती है वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी के बराबर होती है। ये तो 2 फाइनाइट सेट के लिए मैंने प्रूव किया। अगले लेक्चर में 3 फाइनाइट सेट के लिए प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आए हुए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ और अपना जो श्याम कॉलेज के प्रति अपना जो प्यार है वो यूं ही बनाए रखो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले लेक्चर में अपन एक नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।